वेलकम टू एनजीएम एजुकेशन। एनजीएम एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में फ्रांसीसी क्रांति को जानते हैं, समझते हैं उसके बारे में, क्यों यह क्रांति हुई और इससे लोगों के ऊपर क्या असर पड़ा, क्या उसके परिणाम हुए, इसको देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के कुछ दृश्य आपके स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं, एक क्रांति जब होती है तो उसके पीछे बहुत सारे तथ्य छिपे होते हैं, बहुत सारे उसके कारण होते हैं। और जनसाधारण की क्रांति जो है वो आवाम के हितों के लिए अक्सर वो क्रांति की जाती है, करनी पड़ती है। दो भाषाओं में इसको तैयार किया गया है ताकि दोनों ही भाषाओं के जानने समझने वाले लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। इसका पहले अवलोकन करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति जिसका पीरियड 1789 से 1799 तक रहा, इसने पाश्चात्य सभ्यता को झकझोर कर रख दिया था और इसके साथ ही सर्वाधिक नाटकीय और जटिल साबित भी हुआ। इस क्रांति ने न केवल फ्रांस को ही अपितु समस्त यूरोप के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। इस क्रांति को पूरे विश्व के इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है। इस क्रांति ने अन्य यूरोपीय देशों में भी स्वतंत्रता की एक ललक कायम की और जितने भी पराधीन देश या जहां राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी या जो गुलाम देश थे, वो सभी अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना फ्रांस की क्रांति से सीख गए। इस क्रांति ने यहाँ का जो राजतंत्र व्यवस्था था, राजशाही व्यवस्था था, उसको समाप्त कर दिया। इस क्रांति ने एक नारा दिया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जो नए युग के महत्वपूर्ण विचार बन गए। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रीडम। अब इसके आगे जानते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, जब से लुई 16 का शासन होता है, लुई 16वें जो कि बर्बन राजवंश से संबंधित थे, उनका जैसे ही शासन सत्ता शुरू होता है, उस समय से आगे को समझते हैं और पीछे भी उनके लेके चलेंगे। लुई 16वें को देखा आपने, बर्बन राजवंश से संबंधित है ये। 1774 में केवल 20 वर्ष की उम्र में इनको राजगद्दी मिला था और राजगद्दी जो मिला था तो राज खजाना जो था वो बिल्कुल खाली मिला था। इनकी शादी ऑस्ट्रिया के राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुई थी। मैरी एंटोनेट जो कि एक बहुत ही खर्चीले स्वभाव की थी। अब खाली खजाना मिलने का कारण क्या था? खाली खजाना मिलने का बड़ा कारण ये था कि लुई 14वें ने जिस शासन व्यवस्था का केंद्रीकरण किया था, उसके अनुसार योग्य राजा का होना अत्यंत आवश्यक था। किंतु क्या होता है कि जो लुई 14वें के उत्तराधिकारी लुई 15वें और 16वें, उनके योग्य राजा के अपेक्षा पर खड़े नहीं उतर सके। दोनों उसके लिए अयोग्य साबित हुए। लुई 15वें का कार्यकाल 1715 से 1774 तक अत्यंत भोगविलासी रहा और अदूरदर्शी और निष्क्रिय शासक वो रहे, जिसने ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध और सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लेकर फ्रांस की आर्थिक स्थिति को
भारी क्षति पहुंचाई। लुई 16वें जो थे वो भी एक अयोग्य शासक माने गए, क्योंकि उसने स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता का परिचय दिया था। लुई 16वें आम जनमानस की परेशानियों जरूरतों की कोई समझ नहीं थी उनको। फ्रांस की शासन पद्धति लुई 16वें के समय पूरी तरह नौकरशाहों पर निर्भर थी, जो वंशानुगत थी, तथा नौकरशाहों पर नियंत्रण लगाने वाली कोई भी संस्था मौजूद नहीं थी। नौकरशाह शासन प्रणाली पूरी तरह भ्रष्ट, निरंकुश तथा संवेदनहीन शासन तंत्र जनता के लिए कष्टदायी बन गया। लुई 16वें ने 13 अमेरिकी उपनिवेशों को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने में अमेरिका की भरपूर मदद की। कारण था कि ब्रिटेन अमेरिका के साथ साथ फ्रांस का भी दुश्मन था, तो इसलिए फ्रांस ने अपनी धन संपदाओं के साथ पूरी तरह से 13 अमेरिकी उपनिवेशों को ब्रिटेन से आजाद कराने में मदद की। नतीजा ये हुआ, फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे का कर्ज और बढ़ गया, जो कि पहले से 2 अरब लिब्रे का कर्जदार था। इसके बाद क्या होता है, ऋण देने वाले जो ऋणदाता थे उन्होंने ऋण पर ब्याज की राशि 10% वसूलना शुरू कर दिया कि राज्य को अपने नियमित खर्चों को पूरा करने के लिए वहां करों में वृद्धि करने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है। फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी, जिसे 1794 में बंद कर दिया गया था। Louis XVI belongs to Bourbon dynasty, became king of France in 1774, married to Austrian princess Marie Antoinette, found an empty treasury because of long years of wars and maintenance of the court of palace of Versailles. Louis XVI helped 13 American colonies to gain their independence from Britain. As a result, war added more than $1 billion leverage to a debt that had already risen to more than $2 billion leverage. Lenders who gave credit began to charge 10% interest on loans. The state was forced to increase taxes to meet their regular expenses. 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में विभाजित था। प्रथम स्टेट पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग, तृतीय स्टेट बड़े व्यापारी, व्यवसायी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर और नौकर। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आते थे, जो चर्च में विशेष कार्यों में निवेशित व्यक्तियों का समूह था। पादरी वर्ग किसानों से 1/10 कृषि उपज के हिस्से से टाइद नामक कर वसूला करते थे और इनको टैक्स नहीं चुकाने की स्वतंत्रता थी। पादरी वर्ग भी 2 वर्गों में विभाजित था, उच्च एवं निम्न। उच्च वर्ग के पास अपार धन था, जो टाइद नामक कर से वसूल कर जमा किया गया था। इनका जीवन विलासी, भ्रष्ट और अनैतिक तथा धार्मिक कार्यों से रुचि रहित होने के कारण जनता के बीच ये लोकप्रिय नहीं रहे, अलोकप्रिय हो गए। दूसरा, साधारण पादरी वर्ग।
जिसको उच्च और निम्न में निम्न माना गया। जो सामान्य जीवन यानी सामान्य जनता के तरह ही निम्न पादरी वर्ग उच्च पादरियों से घृणित थे तथा सामान्य जनता के प्रति सहानुभूति रखते हुए उनके क्रांति में अपना समर्थन दिया। द्वितीय स्टेट के जो लोग थे, कुलीन वर्ग, नोबिलिटी। कुलीन वर्ग राज्य के अमीर और कुलीन लोगों से बना था और उन्हें जन्मजात विशेषाधिकारों, सामंती विशेषाधिकारों का आनंद प्राप्त था और करों का भुगतान करने से छूट का भी विशेषाधिकार था। इनमें भी आर्थिक स्थिति के अनुरूप दो वर्ग थे, उच्च और निम्न, और इनके द्वारा भी किसानों से प्रत्यक्ष कर, टाइल और अप्रत्यक्ष कर जो दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर था वो वसूला जाता था। इन्हें जन्मजात विशेषाधिकार प्राप्त था कर ना चुकाने का। तृतीय स्टेट जो थे, इसमें व्यापारी, अदालत के अधिकारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर आदि शामिल थे। इनको कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था और इनको जो है टाइल नामक प्रत्यक्ष कर के साथ साथ जो दैनिक उपभोग की वस्तु होती है जैसे नमक, तंबाकू आदि जैसी रोजमर्रा की खपत की वस्तुओं पर इन्हें अप्रत्यक्ष कर का भुगतान करना पड़ता था। चूंकि फ्रांस का राजकोष पूरी तरह खाली था तो कर से ही वहां पादरी वर्ग और द्वितीय वर्ग जिसमें कुलीन लोग आते थे, राजतंत्र की व्याख्या थी इसमें, उन लोगों को कर्ज चुकाने के लिए तृतीय स्टेट को ही आगे आना पड़ता था। और फ्रांस की आबादी जो 90% थी वो किसान की थी। इन्हें कुलीन वर्ग के घरों और उनके खेतों में काम करने से लेकर सड़कें बनाने तक के लिए मजबूर किया गया और राजतंत्रात्मक व्यवस्था के तहत केवल तीसरे स्टेट के सदस्य ही कर अदा करते थे। तीसरे स्टेट में कुछ ऐसे व्यापारी बुद्धिजीवी लोग भी शामिल थे जिनके पास धन तो था पर कोई विशेषाधिकार नहीं था, न ही इनको समाज में कोई प्रतिष्ठा मिलती थी। इनके पास कोई विशेषाधिकार नहीं था तथा इन वर्गों में भारी असमानता थी और इन्हें ही सरकार तथा पादरियों को अपना कर देना पड़ता था। आप देख सकते हैं, फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकेंड स्टेट नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स etc, peasants and artisans, small peasants, landless labor, servants। ये तीनों स्टेट में कैटेगरी किया गया था। होता क्या है, 1789 में लोगों के जीवन यापन में, आजीविका के साधन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ गया। उसका बड़ा कारण ये था, फ्रांस की जो आबादी 1715 में थी वो 2.3 करोड़ थी, जो 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। जनसंख्या में 1715 से 1789 तक काफी वृद्धि हुई। वस्तुतः स्थिति यह बना कि भोजन की मांग में भी वृद्धि हो गई। अधिकतर लोग वहां कल कारखानों में काम करते थे और कल कारखाने के मालिक जो थे उनके द्वारा ही वहां मजदूरों की मजदूरी तय की जाती थी। अब समस्या यह था
कि जिस अनुरूप महंगाई बढ़ रही थी उस अनुरूप मजदूरों की मजदूरी वहां के मालिक नहीं बढ़ा रहे थे। नतीजा क्या हुआ? दोनों के बीच की जो दूरी थी वो और बढ़ती चली गई, अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब होते गए। स्थितियां तब और बदतर हो गई, लोगों के खान पान में और ज्यादा समस्या पैदा हो गई। जब मौसमी मार के चलते सूखे या ओले के प्रकोप से फसल का उपज कम हो गया, ऐसे में लोग जो है उनके लिए जीवन निर्वाह का भी संकट पैदा हो गया। आजीविका का जो उनका साधन था वो खतरे में पड़ गया। आजीविका के साधन में खतरा पैदा होने के बाद क्या होता है कि मध्यम वर्ग एक तरफ आगे बढ़ता है। 18वीं शताब्दी में एक नया सामाजिक समूह बनता है जिसमें व्यापारी, निर्माता, वकील, प्रशासनिक अधिकारी जैसे लोग शामिल होते हैं और जिसे मध्यम वर्ग के रूप में जाना जाता है। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह को जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे फ्रांस में दार्शनिक भी हुए जिनका मानना था कि फ्रांस की क्रांति के लिए मध्यम वर्ग ही जिम्मेदार था। उन्होंने सभी के लिए स्वतंत्रता, समान कानून और अवसरों के विचारों का प्रसार किया। सकते हैं इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग 1715 to 1789 in France, increase in food demands, insufficient food production as a bad weather reduced the harvest. This condition created subsistence crisis, extreme situation where the basic means of livelihood are endangered, a growing middle class. In 18th century, a new social group consists of people like merchants, manufacturers, lawyers, administrative officials emerged who were known as the middle class. They believed that no group of society should be privileged by birth. Philosophers considered that the middle class was sole responsible for the revolution. दार्शनिकों का मानना था कि इस रिवॉल्यूशन का, फ्रांसीसी क्रांति का उत्तरदायी जो है वो वहां के मध्यम वर्ग है। They spread the ideas of freedom, equal laws and opportunities for all. कुछ दार्शनिक के अलग अलग विचार हुए। जॉन लॉक, जिनकी पुस्तक टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट थी, उसमें उन्होंने अब राजा के दैवीय और पूर्ण अधिकार के सिद्धांत की आलोचना की है। जॉन जॉक रूसो की पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रास्ट में लोगों और उनके प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक अनुबंध के आधार पर सरकार के स्वरूप का प्रस्ताव रखा है। मोंटेस्क्यू जो थे, इनकी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था अपनी बुक में। आज का जो पार्ट है वो यहीं तक। अगले पार्ट के लिए चैनल पर बने रहिए और लाइक, शेयर एंड कमेंट करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। कुछ प्रश्न लेकर इस वीडियो में हैं, लेसन के कुछ प्रश्न हैं, आप लोग इसको देखें और आंसर कमेंट में दें और इसका आंसर आपको अगले पार्ट के वीडियो में मिलेगा। तो फ्रांसीसी क्रांति कब की घटना? व्हेन डज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑक्यर? 14 जुलाई 1789, 14 जून 1789,
14th July 1779, more than one of the above, none of the above. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर कितने वर्ष की आयु में आसीन हुआ? ऑप्शन है 22 वर्ष, 30 वर्ष, 20 वर्ष, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटा था? ऑप्शन है 1, 2, 3, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में किस स्टेट के लोग कर अदा किया करते थे? ऑप्शन है पहले, दूसरे, तीसरे, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया, बंद कर दिया गया? 1789, 1794, 1774, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्च के द्वारा किसानों से वसूला गया कर क्या कहलाता था? ऑप्शन है टाइड, टाइल, कर, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के द्वारा वसूले गए प्रत्यक्ष कर को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है टाइड, टाइल, कर, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन है मोंटेस्क्यू और रूसो ने, लॉक और रूसो ने, मोंटेस्क्यू और लॉक ने, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किसने किया? ऑप्शन है मोंटेस्क्यू, लॉक, रूसो, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात किसके विचार थे? ऑप्शन है मोंटेस्क्यू, लॉक, रूसो, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ट्रू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? लॉक, रूसो, मोंटेस्क्यू, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन रूसो, मोंटेस्क्यू, लॉक, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आज का यहीं तक वीडियो था, अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक आप चैनल पर बने रहिए, एनजीएम एजुकेशन चैनल, और भजन का आनंद भी साथ में लेते रहिए जी राज म्यूजिक पर, जी राज म्यूजिक बीजीपी पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।